So guys, today's topic is renal physiology, one of the most important topic of physiology. इसके ऊपर मैंने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और दुआ करो कि जो मैंने मतलब सोच के रखा है, अल्लाह करे मैं उसको उसी तरीके से डिलीवर कर सकूं, क्योंकि मेरी इंटेंशन ये थी कि मेरे लेक्चर्स के बाद फिर आप खाली अगर बुक पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं भी पढ़ना चाहो तो मेरे लेक्चर्स अगर नोट डाउन कर लो तो इनफ है. सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद रीनल फिजियोलॉजी. तो रीनल फिजियोलॉजी एक्चुअली है क्या? रीनल फिजियोलॉजी एक्चुअली हमारे पास ये है कि हम देखते हैं कि किडनी जो है वो अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म कैसे करती है. ठीक है, रीनल फिजियोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि किडनी जो है वो हमारे पास अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म कैसे करती है, क्योंकि किडनी जो है वो हमारे पास बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का. ठीक है, क्योंकि ये किडनी काम क्या करता है, जो इसके दो बेसिक फंक्शन है ना, जो दो बेसिक फंक्शन है किडनी के, वो ये है कि ये हमारे पास एलिमिनेट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को, जो कि बॉडी का कोई और हिस्सा कर ही नहीं सकता. ठीक है, हमारे पास दो बेसिक फंक्शन है किसके, किडनी के, कि ये हमारे पास एलिमिनेट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को. ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता कौन है? अब वो हमारे पास लिवर के अंदर सारी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है. अब लिवर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है तो उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उसको हमें एलिमिनेट करना लाजमी होता है. अगर वो हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में वो फिर इंजूरियस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. ठीक है, दूसरा बेसिक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास मेजर फंक्शन, माइनर फंक्शंस की बात नहीं कर रहा, मेजर फंक्शन. दूसरा मेजर फंक्शन इसका ये है कि ये मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैरिटी को. ठीक है, तो दूसरा बेसिक फंक्शन क्या है कि ये मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैरिटी. हमें पता है कि अगर ब्लड वॉल्यूम थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया, ब्लड वॉल्यूम कितना भाई 5 लीटर है. ठीक है, अगर ये हमारे पास थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर हमारे पास कार्डिक आउटपुट पे फ़र्क पड़ता है. कार्डिक आउटपुट पे फ़र्क पड़ेगा तो फिर कार्डिक पंपिंग एबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, और फिर टिश्यूज़ जो हैं, टिश्यूज़ को फिर वो इतनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर टिश्यूज़ के अंदर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी और फिर पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा. इसी तरीके से ऑस्मोलैरिटी एक्चुअली क्या है? ऑस्मोलैरिटी कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, सॉल्यूट का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है, ऑस्मोलैरिटी क्या है? सॉल्यूट की अमाउंट 1 लीटर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर. ठीक है, जैसे भाई एक हमारे पास, हम ऑस्मोलैरिटी की एग्जांपल दूं आपको, चीनी 1 लीटर पानी के अंदर. ठीक है, तो जितनी चीनी हमारे पास 1 लीटर पानी के अंदर होगी तो वो हमारे पास उसकी ऑस्मोलैरिटी कहलाएगी. लाइक कि इसको बेसिकली हम कैसे और आसानी से समझें कि सोडियम क्लोराइड होता है. अब सोडियम क्लोराइड हमारे पास कितने कितने हमारे पास ऑस्मोल देगा? अब ये हमारे पास 2 ऑस्मोल देता है. क्यों 2 ऑस्मोल दिए? क्योंकि ये हमारे पास 2 अलग अलग आइंस के अंदर डाइसोसिएट हो जाएगा, सोडियम के अंदर और क्लोराइड के अंदर, और फिर ये दोनों अलग अलग आइंस अपने क्या करेंगे, अपने गिर्द जो है वो वाटर को सराउंड कर लेंगे. ठीक है, और अगर हम ग्लूकोज यानी कि चीनी की ऑस्मोलैरिटी देखें तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है. वो क्यों कम है? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो डाइसोसिएट नहीं होता. ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी बेसिकली क्या होती है? वो हमारे पास आइंस की देखी जाती है कि आइंस अगर हम 1 लीटर पानी के अंदर डालें तो वो कितने वाटर को अपने गिर्द सराउंड कर लेगी, तो वो उसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है. ठीक हो गया. लेकिन अगर हमारे पास ग्लूकोज वगैरह होगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू आयनिक सॉल्यूशंस. लाइक हमारे पास अगर सोडियम क्लोराइड है या वो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, तो ये सारे के सारे अगर सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी देखी जाएगी तो हमारे पास जो ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन होगा उससे ज़्यादा होगी. ग्लूकोज के सॉल्यूशन की कम होगी क्योंकि ग्लूकोज जो है वो डाइसोसिएट नहीं होता, तो अपने गिर्द जो है वो पानी जो है वो उतना ज़्यादा सराउंड नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि वो ज़्यादा डाइसोसिएट होते हैं. तो वो हर आयन के गिर्द जो है वो सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सराउंड हो रहा होगा. सो बेसिकली अब किडनी का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि वो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है. ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम पूरे इसके ऊपर ही इन दोनों चीज़ों को ही देखना है. उसके बाद कौन से फंक्शंस हैं किडनी के? उसके बाद जो फंक्शंस हैं वो हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. अब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट से मुराद क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट से मुराद ये है कि जो हमारे पास प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से जो भी चीज़ें वेस्ट बनता है, लाइक यूरिया, क्रेटिनिन, इनको बॉडी से एलिमिनेट करवाना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है. अगर ये हमारे पास बॉडी से एलिमिनेट ना हो तो ये हमारे पास फिर है ना क्रेटिनिन स्टोर होकर एक्यूमुलेशन कर देता है और फिर वो हमारे पास नुकसान पहुंचाता है. यूरिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड के अंदर और फिर वो हमारे पास है ना आर्थराइटिस वगैरह कर देता है. ठीक,
तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे पास एलिमिनेट ही फ्रॉम किडनी होते हैं और कहीं और जगह से ये एलिमिनेट भी नहीं होते, ठीक है। तो बनते हैं लिवर में, एलिमिनेट किडनी से होते हैं। अब इनको एलिमिनेट करने के लिए क्या रिक्वायर होता है? इनको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर होता है, ठीक है। ये ऐसे एलिमिनेट नहीं हो जाता कि भाई थोड़ा सा पानी आया इनको लेकर चले गया, इनके लिए बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ब्लड हमें रिक्वायर होता है। इसी वजह से किडनी को खुद की टिश्यूज़ के लिए इतना ब्लड नहीं मिलता है जितना इस फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए, इन सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए ब्लड रिक्वायर होता है। दैट्स वाई किडनी इज़ वन ऑफ द ऑर्गन दैट कंटेन्स और दैट रिसीव्स 22% ऑफ द कार्डिक आउटपुट। यानी कि जो हमारे पास कार्डिक आउटपुट हम देखते हैं 5 लीटर होता है, तो किडनी के पास 22% उसका आता है। यानी कि 1100 है ना, जो वो होता है क्या कहते हैं 1100 यूनिट, आगे मुझे पक्का याद नहीं है, 1100 मिलीलीटर या 1100, हाँ 1100 मिलीलीटर, 1100 मिलीलीटर पर डे जो होता है वो किडनी को रिसीव होता है। इतना हाई अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव होता है। और इस हाई अमाउंट ऑफ ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, ये इतनी आराम से नहीं निकलते। इनको निकालने के लिए हाई अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर होता है या हाई अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम रिक्वायर होता है, जिससे फिर ये क्या हो कि ये हमारे पास है ना फिल्ट्रेशन के थ्रू निकल सकें। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें समझ में आया कि किडनी का ये फंक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, कि वो मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करता है। उसके बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बॉडी का कोई और ऑर्गन नहीं कर सकता सिवाय हमारे पास किडनी के, ठीक है। तो किडनी का जो हमारे पास, और ये किडनी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि कौन से आइंस को एब्जॉर्ब करना है, कौन से आइंस को सीक्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पोटेशियम है। अब पोटेशियम की हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर अमाउंट होता है 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये यूनिट है, यूनिट को भाड़ में डालो, ठीक है। अब 4.2 होता है, सपोज करो इसकी वैल्यू पोटेशियम की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इंजेस्ट कितना करते हैं, हम लोग इंजेस्ट करते हैं 100 मिली इक्वो पर लीटर। अब 4.2 नॉर्मल वैल्यू है, अब 100 आ गया, तो इस 100 का जो अमाउंट है उसको निकालेगा कौन? तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, किडनी होती है। 92% ऑफ दिस इंजेस्टेड पोटेशियम इज़ एलिमिनेटेड थ्रू किडनी, ठीक। तो अब क्योंकि 100 हम बॉडी के अंदर रख नहीं सकते, हमें इस पूरे 100 को निकालना है। या अगर हम लोग थोड़ा मोटा एब्जॉर्ब कर लें, लाइक अगर बॉडी के अंदर ECF के अंदर पोटेशियम की कमी हो गई है, लाइक 4.2 से 4.1 तक हो गया है, तो उसमें से 1 मिली इक्वल, 100 में से 1 मिली इक्वल तो बॉडी स्टोर कर लेगी। बाकी 99 मिली इक्वल जो है उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो उसमें से जो 92 मिली इक्वल पर लीटर होता है वो हमारे पास किडनी एलिमिनेट करती है। बाकी जो 8 हो गया वो हमारे पास फीसिस वगैरह के अंदर GIT के थ्रू चले जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस जो है वो हमारे पास किडनी से अच्छा कोई ऐसा रेगुलेटर नहीं है जो वाटर बैलेंस फुली तौर पे मेंटेन करे। दूसरे सिस्टम होते हैं, हार्मोनल सिस्टम होते हैं, लेकिन वो वर्क करते हैं ऑन द किडनीज। ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऐसा वाहिद हार्मोन है कि वो हमारे पास बॉडी के अंदर है ना वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है विदाउट चेंजिंग द आइंस कंसनट्रेशन, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड भी है बॉडी में और वाटर भी है, अब हमारे अंदर क्या हो रही है कि यार सिर्फ और सिर्फ वाटर की कमी हो गई है, ठीक है। अब अगर हमें वाटर की कमी हो गई तो हमें सिर्फ और सिर्फ वाटर को रीअब्जॉर्ब कराना है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आएगा। वो हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन फिर है ना हमारे पास किडनी के ऊपर ऐड करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है विदाउट चेंजिंग सोडियम की कंसंट्रेशन। यानी सोडियम अगर फॉर एग्जांपल जो सोडियम का अमाउंट एक्सक्रीट हो रहा है उसके अंदर कोई चेंजिंग लेकर नहीं आ रहा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन कम हो रही है, होना तो ये चाहिए कि भाई सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो, लेकिन बॉडी को अभी सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं कराना। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आया, उसने कहा कि भाई बॉडी के अंदर अभी मुझे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करानी, मैं खुद ही इतना वाटर रीअब्जॉर्ब करा लूँगा कि जो कमी हुई है उसको मैं ओवरफिल कर दूँगा, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि किडनी पे ऐड करता है, वो क्या करता है, वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है विदाउट चेंजिंग द नॉर्मल एक्सक्रीशन रेट ऑफ सोडियम, ठीक। इसी
तरीके से हमारे पास जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। जितने भी मैकेनिज़्म हमने पिछली दफ़ा पढ़े थे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के, वो सारे के सारे एक वक्त तक चलते हैं। लाइक बैरोरिसेप्टर मैकेनिज़्म चल गया, शॉर्ट वो कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्स जो था, जिसके अंदर हमारे पास है ना हार्ट के अंदर जो स्ट्रेच अगर हो जाता था तो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जो होता है वो रिलीज़ होता था। और हमारे पास है ना वो कैरोटिड जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते थे, और कैरोटिड साइनस और एओर्टिक जो है ना रिसेप्टर्स होते थे, वो डिटेक्ट करते थे ब्लड प्रेशर को। अगर बढ़ रहा होता था तो वो मैसेज भेजते थे दिमाग के अंदर है ना न्यूक्लियस सोलिटरेरिस को थ्रू वेगल नर्व्स। और फिर वो क्या करते थे कि वो फिर है ना अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर वो क्या करते थे कि भाई वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी भी इंड्यूस कराते थे, और फिर वो हमारे पास क्या कराते थे भाई वेजोडाइलेशन वगैरह करा देते थे, ताकि हमारे पास है ना ब्लड वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाए। ठीक हो गया। और दूसरे इफेक्ट्स कराते थे जिससे हमारे पास क्या हो कि हमारे पास जो है वो जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया है वो हमारे पास कम हो जाए। अब कैसे कम होता था भाई? अब ऐसे कम होता था कि अगर सपोज़ करो ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो टिश्यूज़ की तरफ क्या हो जाती थी, टिश्यूज़ की तरफ ऑटो रेगुलेशन होती थी, वो वैसो कंस्ट्रिक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से फॉर अ टाइमिंग तो प्रेशर और बढ़ जाता था। लेकिन फिर क्या होता था, टिश्यूज़ में ब्लड कम जाता था, टिश्यूज़ से ब्लड कम आएगा वापस, इसी वजह से हमारे पास कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो आर्टीरियल प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता था। ठीक, अब ये सारे मैकेनिज़म्स क्या थे, फॉर 2 to 3 डेज़ थे। लेकिन आफ्टर 2 to 3 डेज़ अगर हमारे पास कॉन्स्टेंटली ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको कौन रिड्यूस कराता था? उसको फिर डील करने के लिए आ जाता था दोबारा किडनी। ठीक है, किडनी का एक और एक मैकेनिज़्म था रेनल एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म, जो कि वो शॉर्ट टर्म के अंदर आता था। लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज़्म है वो है प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस एंड वाटर डायूरेसिस। ठीक है, ये दो ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में। वो क्या करते थे, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल के अंदर हेल्पफुल होते थे। उसके बाद हमारे पास रीनल क्या करता है, रीनल मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को। अब बॉडी के अंदर जो है एसिड बेस बैलेंस जो है वो काफ़ी मैकेनिज़्म ऑपरेट करते हैं। लाइक एसिड बेस बैलेंस से मुराद क्या है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, अगर हमारे पास बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो रही है, यानी कि बॉडी के अंदर एसिड बढ़ रहा है, यानी कि एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, और पीएच जो है वो हमारे पास ये चीज़ याद रखना, इंक्रीज़ इन एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इससे मुराद ये होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन आइंस बढ़ है, हाइड्रोजन आइंस इसका मैं थोड़ा सा आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देता हूँ। एसिडोसिस का मतलब ये होता है इंक्रीज़ इन एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज़ इन पीएच। अच्छा, ये चीज़ याद रखना, एसिडोसिस का मतलब होता है इंक्रीज़ इन एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज़ इन पीएच। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये है ना एसिडोसिस हो रही है तो बॉडी को एसिडोसिस से तो बचाना है, क्योंकि हाइड्रोजन आइंस का बड़ा इम्पैक्ट होता है एंजाइम्स के ऊपर और हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो हमें बॉडी को एसिडोसिस से तो बचाना है। अब एसिडोसिस से कैसे बॉडी को बचाया जाता है? तो बॉडी को बचाया जाता है थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर बफर सिस्टम। और किससे बचाया जाता है भाई? एक्स्ट्रा सेलुलर बफर सिस्टम से भी बचाया जा सकता है, या फिर हमारे पास सेल के अंदर बफर सिस्टम होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो है ना रिड्यूस करते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर है ना, अगर हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो फिर जो सेल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो उसको रिड्यूस करें। मैकेनिज्म हम सारे पढ़ेंगे, मैं आपको जनरल एक बात बता रहा हूँ। ठीक, और कौन कंट्रोल करता है? फिर हमारे पास लंग्स कंट्रोल करते हैं कि भाई अगर बॉडी के अंदर एसिड बढ़ रहा है तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पायरेशन करते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड जो है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है। इस तरीके से हमारे पास एसिड का कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। और कौन सा मैकेनिज्म हमारे पास एसिड से बचाता है? वो हमारे पास बचाता है रीनल जो है वो भले लॉन्ग है ना देर से आता है काम में, लेकिन उसके ऐसे काम में आता है कि वो सारा का सारा जो है वो अगर एसिड जितना बड़ा होता है उसको फिर वो नॉर्मल वैल्यू पे लेकर आ जाता है। वो कैसे लेकर आता है, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक ये जनरल बात बताने की थी कि बॉडी के अंदर अगर एसिडोसिस हो रही होती है तो फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक किडनी का एक फंक्शन लिखा हुआ है, वो है मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, और वी कैन से जनरेशन ऑफ हार्मोन। अब उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि हमारे पास है ना वो एक्टिव वाइटामिन डी, हमें पता है कि वाइटामिन डी जो है एक्टिव वाइटामिन डी वो क्या है, वो है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल। अब हमारे पास जो 25 कार्बन के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन होती है, जो 25 नहीं 1 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है, जो कि
इंपॉर्टेंट है फॉर द विटामिन डी सिंथेसिस, वो हमारे पास कहाँ होती है, वो हमारे पास किडनी के अंदर होती है। सो किडनी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर फॉर्मिंग विटामिन डी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेशन जो होती है वो वन कार्बन पे जो वन उसका स्ट्रक्चर होता है, वन कार्बन का जो जो विटामिन डी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो वन कार्बन वाली पोजीशन होती है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो किडनी कराता है। उसके बाद हमारे पास इसका जो अब मैं आपको फंक्शन बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फंक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर किडनी कैसे करता है, क्योंकि हम तो पढ़ते ही नहीं कि यार किडनी ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या लिंक, समझ से मुराद है। ये उस वक्त होता है जब हमारे पास फास्टिंग कंडीशन होती है, जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, रोज़ा वगैरह रखा हुआ होता है, तो हमारे पास है ना फिर जो ब्लड ग्लूकोज तो मेंटेन करना है, खाना तो हम ले नहीं रहे, ब्लड ग्लूकोज कैसे मेंटेन होगा, तो फिर लिवर भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस करे, साथ साथ में हमारे पास किडनी भी कर रहा होता है, और किडनी जो होता है वो उसके मतलब कॉम्पीट कर रहा होता है कि देख रहा होता है कौन कोशिश करता है कि मैं सबसे ज़्यादा ग्लूकोज प्रोवाइड करूँ। वो कैसे प्रोवाइड करूँ, वो क्या करता है कि जो उसने अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब किया हुआ होता है वो फिर उसको कन्वर्ट कर रहा होता है ग्लूकोज के अंदर, इस चीज़ को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और उसके बाद जो लास्ट फंक्शन है जो कि किडनी जो है वो हमारे पास परफॉर्म करती है, वो है रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि किडनी जो है वो ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे पास एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ करता है। जब हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया हो जाती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और उससे अब जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो फिर क्या होता है कि भाई हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही होती है, यानी कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिल रहा होता है। तो अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कहाँ पर हुई, रेड ब्लड सेल्स के अंदर डिक्रीज़ हुई, तो फिर किडनी क्या करेगा, किडनी फिर क्या कोशिश करता है कि वो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ करे, और फिर एरिथ्रोपोएटिन जो होता है वो फिर हमारे पास है ना ऐड करता है ऑन द बोन मैरो, फिर वो बोन मैरो में जाके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कराता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ले सकें और फिर नॉर्मल टिश्यूज़ को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकें। सो ये हमारे पास इस तरीके से किडनी जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस अपने परफॉर्म करता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है।